हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो आज ये जो कुछ क्वेरीज आई हैं मेरे पास, तो इन क्वेरीज को भी ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो क्वेरी है ये मिस्टर बालाजी की है, और ये बालाजी वाला इन्होंने मेरे से पूछा है कि ये स्टेट बैंक के बारे में मेरा जो है क्या ओपिनियन है, ठीक है ना, इसके बारे में मैं कुछ बताऊं। तो मैं बालाजी को एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए बालाजी, ये जो है यहाँ पर जो है ये बहुत देर तक जो स्टेट बैंक है वो 300 और 310 के अंदर बहुत देर तक जो है ना 2-4-6 महीने ये 300 और 310 के बीच में ये रहा, और उसके बाद इसने एकदम ब्रेक डाउन दे दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद इसका नेक्स्ट लेवल आया करीब 180 और 2 के नीचे। अब इसने इसको भी तोड़ दिया, और इसने यहाँ पर जो तोड़ा है इसने 100 से 85-87 पे जो है इसने सेल दे दिया था। तो उसके बाद अगर आप ये देखिए तो यहाँ पर जो है इसका जो मूविंग एवरेजेस है उसका माउथ भी ओपन है, और ये जो मैकडी है, सॉरी जो आरएसआई है, ये भी 30 के आसपास पहुंच चुका है। मैकडी भी है, ये भी मतलब पुअर ही बता रहा है, कुछ ऐसा तो कुछ खास बता नहीं रहा। तो मुझे तो बालाजी ऐसा लगता है कि जब तक ये वापस जो है ये करीब 190 के ऊपर नहीं जाएगा, 190-200 रुपए के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक इसमें कुछ होगा नहीं। और हकीकत में तो बात यह है कि ये जो बैंक है ना, इस बैंक से ना निकल ही जाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि देखिए यहाँ से ये ना ऑलरेडी गिर चुका है अच्छी तरह से, और अभी गिरने को और तैयार बैठा है। इसमें कोई वॉल्यूम भी नहीं है साथ में, ये आप देखिए यहाँ पर तो वॉल्यूम भी इसकी नीचे गिर रही है, तो इसका नीचे गिरना तय है। तो इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो भी अब जो है रोज रोज वीक होते जा रहे हैं, क्योंकि हर फ्रॉड में तो ये इन्वॉल्व हो जाता है। वो किंगफिशर का फ्रॉड हो, वो नीरव मोदी का फ्रॉड हो, वो येस बैंक का फ्रॉड हो, कहीं हो, सब जगह तो इसने पैसा दिया हुआ है। अब पैसे की वहां से रिकवरी नहीं है, जिसकी वजह से जो है इसको एनपीए जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है इसको छोड़ के कोई 180 रुपए में और कोई स्टॉक खरीद लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। इसके बाद जो है विद्याधर गर्ग हैं, उन्होंने मेरे से पूछा है कि भाई थायरोकेयर के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है। तो ये देखिए, ये गर्ग साहब, ये थायरोकेयर का चार्ट मैंने लगाया है charting.com में, और अगर आप इसको भी देखें तो ये भी जो है पिछले 3-4 महीने से ना ये भी गिर ही रहा है। तो जब तक ये 560 को जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा ना, तब तक ये अब ट्रेंड के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। अब इसकी अगर मूविंग एवरेजेस जो हैं ये 10 और 15 की मूविंग एवरेज है, इसका मुंह भी खुला हुआ है, ठीक है। तो अब मेरा ऐसा मानना है कि ये 500, ये यहाँ पर समझ लीजिए 500-502 के आसपास या 495-500 के अंदर इसकी सपोर्ट बनी हुई है। सो लेट अस होप सो कि ये सपोर्ट को जो है तोड़े नहीं। वैसे स्टॉक बेसिकली तो मेडिकल से पैथोलॉजिकल स्टॉक है, तो ठीक ही होना चाहिए आजकल के हिसाब से, लेकिन इसकी वॉल्यूम कुछ नहीं है। और इसके साथ जो है ये जो आरएसआई है, ये आरएसआई तो चलिए ठीक है अपनी जगह, लेकिन ये जो मैकडी आरएसआई बेसिकली ये स्टॉक फिलहाल ये स्टॉक जो है ना ये वीक है, और जब तक ये ना मतलब 500 रुपए के ऊपर नहीं जाता तब तक इसके अंदर जो है ना मतलब जोर नहीं आएगा। 500 नहीं बल्कि 530 आप समझ लीजिए, ठीक है। और इसके बाद जो असली जब तक ये 560 क्रॉस नहीं करता तब तक इसको मुश्किल है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप इसको संभाल के रखिए अगर आपने लिया हुआ है, और अगर नहीं लिया तो इसको मत खरीदिए, ठीक है। और लिया हुआ है तो ले लीजिए, कोई बात नहीं है, ऊपर चला जाएगा। फिर आपने पूछा है कि इंद्रप्रस्थ मेडिकल के बारे में आपने पूछा है, तो इंद्रप्रस्थ मेडिकल है, देखिए यहाँ पर इसने ना इसकी जो रेजिस्टेंस है ना वो 42 है, और इसने 39 की सपोर्ट को तोड़ा है, ठीक है। अब इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद इसकी नेक्स्ट सपोर्ट जो आ रही है ना वो करीब 38 के आसपास आ रही है, 37-38 के बीच में आ रही है। और ये सपोर्ट जो है ना, ये सपोर्ट भी हो सकता है कि सपोर्ट टूट जाए, क्योंकि यहाँ पर इसकी ना वॉल्यूम नहीं है। आपने शेयर ऐसा चूज किया है जिसकी कोई खास वॉल्यूम नहीं दिखा रहा है यहाँ पर। और ये जो आरएसआई का डायरेक्शन है ये भी नीचे की तरफ है, और यहाँ पर जो है इसने ऑलरेडी क्रॉस लग गया है, इसने यहाँ पर ऑलरेडी एक सेल दे दिया है। तो इसको अगर आपने नहीं खरीदा है तो मैं तो बोलता हूँ खरीदने का तो सवाल ही उठता नहीं है, क्योंकि इसने 40 के ऊपर इसका ऑलरेडी सेल जो है ना वो आ चुका है। सो मेरा ऐसा खुद का मानना है कि इसको रखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन
ये बहुत बढ़िया स्टॉक नहीं है। हालांकि ये जो इंद्रप्रस्थ मेडिकल है ये डील करता है मेडिकल इक्विपमेंट से, तो लेकिन बहुत अच्छा स्टॉक नहीं है। बाकी आप देख लीजिए क्या है, बहुत अच्छे स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है। ये जो सीएंट है इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये स्टॉक जो है सारी इसकी जो ग्रेफाइट की जो सेल्स थी, परचेज थी, वो सब चाइना के अंदर थी। और आप जानते हैं कि चाइना का बहुत बुरा हाल है पिछले 1 साल से लेकर। और ये मैंने आपके लिए, मेरे को लगता है ये मैंने स्पेशली आपके लिए कितने साल का चार्ट लगाया, 2 साल का चार्ट लगाया हुआ है। और 1.5 साल से तो ये गिर ही रहा है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक नहीं है तो इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए और मत लीजिए इसको मेरे हिसाब से। बाकी अब देख लीजिए, क्योंकि ये 217 के आसपास घूमेगा। अभी उसको भी नीचे तोड़ दिया है, ये भी नीचे आ रहा है। और इसमें भी बेसिकली स्टॉक में दम नहीं है। ये फंडामेंटली भी स्टॉक जो है ना पुअर हो चुका है। कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक बहुत गिरने के बाद एक बार ये अच्छे रिजल्ट देता है तो टीवी वगैरह में आ जाता है कि साहब ये स्टॉक के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं ये। लेकिन ये सब अपने आप में ना कहानियां हैं। इसके अंदर ना जो बायर है ना वो फंस जाता है। देखिए 1.5 साल से ये स्टॉक जो है ना नीचे नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं है इसके अंदर। बाकी आप अपने जो है जो बायर, आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, तो आप जो पंचाल साहब हैं उनसे जरूर आप एक बारी सलाह कर लीजिए, ठीक है। अब ये ओडिशा मिनरल के बारे, गर्ग साहब का था सीएंट का। अभी राकेश पंचाल हैं, ये ओडिशा मिनरल डेवलपमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। तो देखिए ये जो मिनरल के जो स्टॉक्स होते हैं ना, ये बड़े लॉन्ग टर्म रखने वाले स्टॉक होते हैं। पहली बात तो ये है कि इसकी वॉल्यूम ही नहीं है, तो आपको एक सोच लेना चाहिए कि आपको इसमें घुसना भी चाहिए कि नहीं घुसना चाहिए। बहरहाल ये मतलब गवर्नमेंट का स्टॉक है, और अगर आप लंबी अवधि के वो हैं तो आप इसको रख लीजिएगा। लेकिन मेरे को लगता है कि ये इस वैल्यू में तो बहुत दुनिया भर के तो अच्छे स्टॉक अवेलेबल है, काहे को इसको अपने पास रखने की जरूरत है। दे आर नॉट हॉट फेवरेट्स। और इसका ये जो RSI है ये भी मतलब वैसे तो मतलब 42 इज गुड, और ये जो है ये भी मतलब ये सेल मोड में तो आ ही गया है। तो बेसिकली ऐसा लगता है कि इसकी वॉल्यूम तो इसकी है ही नहीं एक्चुअली। इसलिए ये स्टॉक का कुछ मैं ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म है तो इसको रख लीजिएगा, वरना तो मेरे को नहीं लगता बहुत कुछ इसके अंदर होने वाला है। और उसके बाद विनोद जी ने पूछा है बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में और सन फार्मा के बारे में। ये देखिए ये जो विनोद जी है, स्टॉक जो है ना ये गिर रहा है। और हकीकत में मैं अगर यहाँ से अगर इसको ड्रॉ करूँ लाइन को, तो ये तो मतलब बहुत ही बुरी सिचुएशन के अंदर है स्टॉक ये, ठीक है ना। ये कहाँ से मतलब किसी जमाने में ये 300-350-400 रुपए से भी ऊपर का स्टॉक हुआ करता था। आज वो गिर के जो है ना 41 रुपए पे आ गया है। इसमें कुछ बचा नहीं है एक्चुअली। इसके सब फंडामेंटल जो है ना फिलहाल ठीक नहीं है, और मर्जर के बाद तो इसकी और भी बुरी हालत हुई है। 2 लंगड़े मिलके मतलब ये शायद ये कॉर्पोरेशन बैंक में मर्ज हुआ था, किस में मर्ज हुआ था, उसके बाद आप देख लीजिए इसने एक और झटका खाया है। वैसे ही RSI 27, ये कुछ मतलब नहीं है इन चीजों का, बिकॉज फंडामेंटल्स ऑफ द स्टॉक्स आर एक्सट्रीमली पुअर। सो गर्ग जी ये है विनोद जी। और अब आपका मैं सन फार्मा ले लेता हूँ। सन फार्मा बेसिकली इज ए गुड स्टॉक, देयर इज नो टू ओपिनियन अबाउट इट। और अभी भी इसने यहाँ पर जो है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिया है, जो कि ना टिकेगा नहीं। वो टिकेगा इसलिए नहीं क्योंकि इसकी जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम नहीं है इसके पास। तो हो सकता है थोड़ा सा ये गिरे, लेकिन ये 490 के ऊपर चला जाएगा। इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स ए वेरी गुड स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये स्टॉक ठीक है। ये भी आपको बोल रहा है कि ये ऊपर जाने के चांसेस हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी इसके बाद दिव्यजीत चौहान साहब पूछ रहे हैं कि जस्ट डायल का जो है क्या करना चाहिए, जस्ट डायल का। तो चौहान जी मैं आपको बता दूं, ये जस्ट डायल का मैंने लगाया है चार्ट। ये जस्ट डायल का चार्ट है। ये देखिए कितना तो ये चार्ट गिर रहा है, और ये 1400, 1500, 1600 पे पहुंच गया था, वहां से गिर के यहाँ तक आया। तो चार्ट में तो कुछ है ही नहीं। और हकीकत में अगर आप ये देखो तो ये जो चार्ट है ना, ये यहाँ पर इसने एक ट्रायंगल दिया है, उसके बाद 500 रुपए पे इसने ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है। तो अभी भी स्टॉक जो है मतलब ये देखिए इसकी वॉल्यूम सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है। वॉल्यूम ही जो है इसके नीचे की तरफ आ रही है। तो ये स्टॉक जो है हो सकता है कि स्टॉक 1-2 दिन के अंदर और गिर जाए यहाँ पर। और इसका जरा मैगडी तो ठीक है, लेकिन इसका ये तो गिरना तो इसका कंफर्म है। तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो आप जो है करीब देखिए मैं बताता हूँ इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। नेक्स्ट जो इसकी सपोर्ट लेवल आएगा, नेक्स्ट इसका सपोर्ट लेवल आएगा करीब 339 पे। तो मेरी अपनी राय ये है कि
ये जो ऐसे कंसेप्चुअल स्टॉक्स होते हैं ये बहुत मुश्किल से चलते हैं कि आपको जो मेन स्ट्रीम जो स्टॉक है ना उसके अंदर आ जाना चाहिए, वही ठीक है। और इसके अंदर मेरे को तो कोई ज़्यादा दम लगता नहीं है, लेकिन आप जो है अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे जो है एक बार आप राय ले लीजिए क्या करना चाहिए। बट मैं पर्सनली ऐसे स्टॉक्स को बिल्कुल, जैसे उड़ीसा माइंस हैं, ये जस्ट डायल है, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स हैं, इनमें दम नहीं है, ये तलवर्कर्स वगैरह स्टॉक्स में। बाकी आप देख लीजिए आपको करना क्या है, लेकिन स्टॉक में कुछ मुझे ऐसा दम नहीं लगता क्योंकि इसकी फिलहाल इसकी वॉल्यूम नीचे की तरफ आ रही है। फाइन फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर जो मेरे पास क्वेश्चंस आए थे उन सबको मैंने आंसर कर दिया है। मेरे व्यूज़ हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि मेरे व्यूज़ मेरे हैं। आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं बाई सेल करने से पहले आप जो है उनसे एक बार राय ज़रूर ले लें। फाइन, थैंक यू वेरी मच। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बोलूँगा कि आप जो है मेरे जो चैनल है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो फेसबुक है उस फेसबुक से भी आप जो हैं आप प्लीज़ जुड़ जाइए। फाइन, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।